तीसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मतलब कहने का है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की प्रस्तावना कहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, अगर नाम लेके पूछा जाए किसको संविधान की प्रस्तावना पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो प्रस्तावना को कहा गया है। अगर यह पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इस प्रकार पहले का विकल्प नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्वों पे? तो सबसे ज्यादा जो संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया था वह प्रस्तावना पर दिया था। तो दूसरे का विकल्प नंबर ए जो है, विकल्प नंबर ए एकदम सही है। प्रस्तावना, अभी हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इसे स्वीकार जो किया गया 22 जनवरी 1947 द्वारा संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में यही चलकर प्रस्तावना के नाम से जानी जाती है या प्रस्तावना के रूप में जानी जाती है। प्रस्तावना में क्या था कि ये था कि जो हम इतने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसको प्रस्तावना में समायोजित किया गया था कि हमारा संविधान कैसा होगा, कैसे इस पर शासन किया जाएगा। इन सारी चीजों को एक समायोजन दिया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग, मतलब भारत के संविधान का निर्माण में, भारत के को चलाने के लिए, भारत के निर्माण में कौन वो है? हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग ही जनप्रिय संप्रभुता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई, मतलब ऐसा वो नहीं होगा जो राज्य का प्रमुख होगा उसे निर्वाचित किया जाएगा, मतलब वंशानुगत ना हो करके निर्वाचित किया जाएगा कि राजा है तो उसका लड़का राजा, राजा ऐसे नहीं होगा, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। यह इसी को गणतंत्र कहा जाता है। यहाँ राज्य का प्रमुख जो होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है या इसे बदलते रहते हैं, वंशानुगत नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। तो भारत जो है, भारत की प्रस्तावना में कहा गया है, शुरुआत में तो भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन
1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो 5वां का विकल्प नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर चलते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य सभी धर्म को समान भाव से देखेगी। राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ नहीं रहेगी, सभी धर्मों को समान भाव से देखेगी। राज्य का कोई अपना निश्चित धर्म नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार नहीं। विकल्प नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी सही है कि राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य जो होगा किसी धर्म को बढ़ावा, किसी धर्म को ज्यादा मानने, कम करने, स्वीकार करने, अस्वीकार करने, ऐसा कोई मतलब नहीं रहेगा। राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब यह है कि भारतीय राज्य जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, कोई निश्चित धर्म भारतीय राज्य का नहीं है, अर्थात राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। गणतंत्र वह होता है, गणतंत्र क्या है? जहां जो अध्यक्ष है, राष्ट्र अध्यक्ष है, वह वंशानुगत ना हो करके जनता द्वारा चुना जाता है। बदला निर्वाचन के द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और बदला जाता है, वह गणतंत्र कहलाता है। मतलब विकल्प नंबर डी कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुक्रम रूप से ना हो, वह गणतंत्र देश होता है। 8 का विकल्प नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था? तो 1976 में 42वां संशोधन कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। और अखंडता, तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया था, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर सी सही है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो 9वें का विकल्प सी सही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द होता तो वो भी मान लेते। 3 शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो अब ये नहीं पूछ रहा कि प्रारंभ में कैसे थे, मूल संविधान में प्रस्तावना का क्या रूप था, बाद में क्या हुआ, जोड़ने के बाद जो 42वां संविधान संशोधन हमने किया, वो सीधे सीधे पूछा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। तो 10वें का विकल्प नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 10 विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फिर देखिए, आपसे पूछा भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वह वंशानुक्रमण ना हो करके जनता द्वारा
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाएगा। 11 का विकल्प नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? आप जान रहे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में, 1976 में जोड़ा गया। जबकि संप्रभुता जो होता है, संप्रभुता का अर्थ जो होता है अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में स्वतंत्र होना। इसका मतलब होता है भारत आंतरिक, अपने देश के आंतरिक मामले और बाह्य मामले में कोई भी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। और इसका वर्णन मूल संविधान में किया गया था। मूल संविधान में इसका वर्णन है, मूल संविधान की प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? तो विकल्प नंबर डी, लोक कल्याण की बात उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो 12 का विकल्प नंबर डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है हाशिए पे पड़ा हुआ व्यक्ति या समाज का अंतिम व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में लाना ही क्या होता है? एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो इसका मतलब हुआ, अर्थात कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो विकल्प नंबर 13 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। गणराज्य उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुरूप है। बताना है कौन सा विकल्प सही है कि भारत एक गणराज्य है। अभी हमने पिछले कई क्वेश्चनों में बताया कि गणराज्य वह होता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वंशानुक्रमगत ना होकर के, वंश के आधार पर ना होकर के जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, वह राष्ट्र जो होता है गणराज्य कहलाता है। तो 14 का विकल्प नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा क्रम सही है? आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए आए हैं। तो सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राज्य की बात की गई है पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक राज्य की बात की गई है। तो 15 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। 15 का विकल्प बी सही है क्योंकि सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी और जनवादी या धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की बात की गई है। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये सारे शब्द एक सीरियल में है। तो 15 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या होता है? सेकुलर का अर्थ क्या है?
कि सभी धर्मों के प्रति, जितने भी धर्म हैं, कि सभी को स्वतंत्रता यहाँ प्राप्त है। सेकुलर है, मतलब हम किसी के धर्म के प्रति कट्टरपंथी नहीं रखते, सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। हर धर्म को समान रूप से मानना, समान, किसी धर्म को के बीच में भेदभाव ना करना, ये सेकुलर का अर्थ होता है। मतलब सभी नागरिकों को धर्म या उपासना की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति के धर्म में मतलब भेदभाव ना करना, ये सब सेकुलर की लक्षण है। तो विकल्प नंबर 16 का विकल्प नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? अभी हमने पिछले बात किया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो पूछ रहा कौन कौन से सही हैं। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, एकदम सही है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह मूल प्रस्तावना में था, नहीं बाद में जोड़ा गया है। अब ये दो, तो विकल्प नंबर 1 और 3 सही हैं। तो 17 का विकल्प बी एकदम सही है। 17 का विकल्प बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 क्या कह रहा है? 18 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ है कि संविधान, हम भारत के लोग, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, ना कि किसी के द्वारा। भारत की जनता ने, हम भारत के लोग, जो भारत की प्रस्तावना है उसकी जो भाषा ली गई है, वो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। और हम भारत के लोग, ये जो है अमेरिकी उससे लिया गया है। हम भारत के लोग, इसका मतलब है भारत के संविधान के निर्माणकर्ता, जो भारत के संविधान की नींव है, वो भारतीय जनता द्वारा रखी गई है, भारतीय जनता इसका निर्माण करता है। तो 18 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद मतलब सामाजिक न्याय की बात करना। कि बाद में डीएस नक्कारा केस में कोर्ट ने कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय समाजवाद जो है गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, पर यह गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तो समाजवाद का अर्थ सामाजिक न्याय से किया गया है। तो समाजवाद, तो विकल्प 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो 20 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अगर ये केवल पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद विकल्प 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्यों लौकिक सार्वभौमिकता है? क्योंकि हम भारत के लोग, मतलब भारत के संविधान की नींव जो है, निर्माता जो है, वो भारत की जनता है, इसीलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। तो 22 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो किस क्रांति का? फ्रांसीसी क्रांति से। तो हमने 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, गणतंत्र हो गया, बंधुता हो गया, ये सब हमने कहाँ से लिए? फ्रांसीसी क्रांति से लिए। सॉरी, अमेरिकी क्रांति से भी हम
अमेरिकी क्रांति की झलक भी भारतीय प्रस्तावना में मिलती है। बोल्शेविक या रूस की क्रांति की भी झलक भी भारतीय प्रस्तावना में मिलती है, लेकिन चीन की क्रांति की झलक नहीं मिलती। तो 23 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। अब मूल भारतीय संविधान में तो हमने आपको बताया कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे वो बाद में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि मूल भारतीय संविधान में क्या था, तो मूल भारतीय संविधान में क्या था, तो ये धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, समाजवादी, क्योंकि ये और अखंडता ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। तो 24 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भारत की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी जो है एकदम सही है। भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देखना हो तो हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो विकल्प नंबर बी जो है 25 का एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो नहीं जोड़ा गया, जान ही रहे 3 शब्दों को जोड़ा गया है। एकमात्र संशोधन प्रस्तावना में किया गया है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं, जबकि गुट निरपेक्ष शब्द को इसमें नहीं जोड़ा गया है। तो 26 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है, सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या बताना है, कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 संविधान के अंग थे, ऐसा नहीं, हमने बताया कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, उक्त शब्द 1976 में द्वारा जोड़े गए। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। तो 27 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है, लोकतांत्रिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को और संवैधानिक राजतंत्र को। तो भारतीय संविधान ने जो बताया है लोकतांत्रिक गणराज्य। हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो 28 का विकल्प नंबर डी एकदम सही है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। आप सब क्वेश्चन को मिलाते रहिए, देखते रहिए कितना सभी का सही हो रहा है, कमेंट लगातार करते रहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इसे जो है उपयुक्त सभी राजनीतिक राजतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र है और सामाजिक राजतंत्र है, इन सभी के रूप में स्वीकार किया गया है। 29 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता तो जान ही रहे हैं। भारत की प्रस्तावना जो शुरुआत होती है, हम भारत के लोग वहीं में निहित है, अर्थात जनता में निहित है। तो 30 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। 31 क्वेश्चन देखिए। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है।
तो भारत की संप्रभुता, एकता और इन सब में राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाना, ये सब किसमें किया गया है? भारत की प्रस्तावना में इसका जिक्र किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में उसकी व्याख्या दी गई है। तो 32 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। चाहे वो मूल अधिकारों में भी उसकी बात की गई है, जैसे स्वतंत्रता हो गया, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, राज्य के नीति निर्देशकों के माध्यम से न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, एकता, अखंडता, इन सब के मूल कर्तव्यों, इन सब की बात जो है प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो इन तीनों में इसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही तो बाद में चल के क्या बनी? प्रस्तावना बनी। तो विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो 33 का विकल्प नंबर ए सही है, एकदम सही है। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? भारत का स्रोत एकदम स्पष्ट होता है। हम भारत के लोग की बात करता है, हम भारत के लोगों की बात करता है। शासन के ध्येयों का वितरण, हम कैसे शासन करेंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे अपने देश को चलाएंगे, इन सब का भी उल्लेख होता है। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, आपको पता है? अंगीकृत, अधिनियमित ये भी पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया, ये प्रस्तावना से पता है। तो विकल्प नंबर सी जो है स्पष्ट नहीं है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। उसकी तिथि अगर देखा जाए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 इसका पता नहीं है। तो 34 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो किया गया है, अभिव्यक्ति की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, इसकी बात उद्देश्यों को भारतीय संविधान द्वारा उद्घोषित नहीं किया गया है। तो 35 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? उल्लेखित है इंडिया, डेट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। तो विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है, भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। तो 36 का विकल्प नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत की जनता द्वारा, भारत प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? हम भारत के लोग, भारतीय जनता। संविधान का स्रोत कौन है? भारतीय जनता है। और कौन स्वीकृत करेगी? भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है। कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत, अंगीकृत और ये सब किया गया? तो भारतीय जनता द्वारा। 37 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। तो 38 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है।
क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, अंगीकृत अधिनियमित ये सब कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो 39 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ और इसे अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म अर्पित किया गया। तो 40 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित, आत्मसमर्पित ये सब किया गया था? तो आपको पहले बताया कि 26 नवंबर 1949। 41 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? अगर लागू करने के लिए अगर पूछे तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। तो 42 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। तो 43 का डी जो है 1950 को, 26 जनवरी 1950 को बना था। तो 43 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो मैंने आपसे बताया कि इस प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है 1976 में, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसलिए 44 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया था। प्रथम संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? एक ही बार संशोधन हुआ ही है, ये हुआ है 1976 में किया गया है। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया है। 1951 में भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में, 1976 में किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 में, 1976 में किया गया था। अब बताइए। और प्रथम संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछा कि प्रथम संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। अब आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता, ये प्रस्तावना में है, प्रस्तावना में कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, ये किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संसद के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया था, कि किसके द्वारा किया गया था? कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जानते हैं कि भारतीय संसद जो लोकसभा राज्यसभा है, इनका गठन जो हुआ था 1952 में किया गया था और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो निश्चित ही यह जो हुआ था वो संविधान सभा के माध्यम से हुआ था, ना कि संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। ये बात याद रखिए, बहुत जरूरी फैक्ट है। तो 45 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के अवसर, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो विकल्प नंबर कौन सा? बी सही है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। तो 46 का विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है, पूजा की समानता की बात नहीं, यह पूजा की समानता की बात नहीं करती। तो कौन सा वादा नहीं करती? तो 47 का विकल्प नंबर डी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जो हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, 1976 द्वारा जोड़ा गया। जबकि गणतंत्र जो था मूल संविधान में थे। तो कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो विकल्प नंबर ए सही है। 48 का विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए ऊट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। हाँ सही बात है, इसकी प्रकृति जो है वो न्याय योग्य नहीं है। मतलब न्याय योग्य नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप इसके लिए न्यायपालिका का शरण नहीं ले सकते, न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तो एकदम सही है, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अभी हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें एक बार संशोधन करके 3 शब्द जोड़े गए। तो इसीलिए विकल्प नंबर 3 जो है एकदम गलत हो गया। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। हाँ, विशिष्ट प्रावधान यह रद्द नहीं कर सकता। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। तो ठीक है, तो विकल्प नंबर 49 का बी जो है विकल्प नंबर एकदम सही है। 49 का बी क्वेश्चन जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस अधिनियम के तहत? बार बार बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किए गए थे। इसलिए विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद और गणतंत्र। तो ये है कि मत देने का अधिकार प्रदान करता है, तो प्रजातंत्र का गुण है। तो 51 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। ये प्रजातंत्र का वो है, एकदम बी सही है। 51 के बाद 52, क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आप जान रहे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो 52 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 53 का विकल्प नंबर ए जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 54, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतांत्रिक, न्याय, समाजवाद और राजनीतिक। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 54 का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी। 55, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो इसका जो है अभी हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो विकल्प नंबर बी जो है 55 का एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो 56 का विकल्प नंबर जो डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग, हम भारत के लोग, स्रोत वही है
जनता जो है उसका स्रोत है। तो 57 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। भारतीय संविधान के प्राधिकार का स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो यह संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो हमने बताया है कि प्रस्तावना जो है वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण नहीं लिया जा सकता, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, अर्थात यह लागू नहीं किया जा सकता। 58 का बी जो है एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, किसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा है कि प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक कुंडली है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। जबकि सुभाष चंद्र कश्यप ने कहा है प्रस्तावना आत्मा है तो संविधान उसका शरीर है। तो ये कहा सुभाष कश्यप ने कहा है। तो 59 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 60, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया, जाहिर है समाजवादी शब्द बाद में, गैर धार्मिक, धर्म, पंथ निरपेक्ष की बात इसमें बाद में जोड़ी गई है, और विश्वसनीयता कौन से निम्न में से कौन शब्द सम्मिलित नहीं है? तो 2, 3 और 4 इसमें सम्मिलित नहीं है। तो विकल्प नंबर 60 का विकल्प नंबर बी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? तो पंथ निरपेक्ष को शामिल किया है। 3 शब्द हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो 61 का विकल्प नंबर सी जो है एकदम सही है। क्वेश्चन